हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर और सही ढंग से अपने अपने घर में प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ऑल टेट एंड सीटेट पर मैं विवेक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है सीटेट और यूपी टेट का जो है प्रीवियस ईयर का जो है बेस्ट क्वेश्चन का एक सीरीज बनाए हुए हैं, जो कि 15 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आज हम लोग करते हैं। देखिएगा, थोड़ा नंबरिंग का मिस्टेक है, फिर भी कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिक में स्वार्थिक निम्न स्थान पर रखा है। तो देखिएगा, गेने साहब ने जो है स्वार्थिक निम्न स्थान पर जो है संकेत अधिगम को रखा है। ठीक है दोस्तों, संकेत अधिगम को इन्होंने रखा है। देखिएगा, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो है गेने साहब का पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट एम गेने। देखिएगा, इन्होंने अधिगम की एक विशेष प्रकार की पदानुक्रम व्यवस्था की है, जिसमें समस्या समाधान अधिगम को स्वार्थिक उच्च स्थान दिया गया है, जबकि संकेत अधिगम को स्वार्थिक निम्न स्थान पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, गेने की संकेत अधिगम परिस्थिति पावलर द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। गेने साहब की थ्योरी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा, यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर पूछा है अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। देखिएगा, ऑप्शन क्या है? अभ्यास का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो देखिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो हमारा ऑप्शन होगा अभ्यास का सिद्धांत नहीं है, पुनर्बलन का सिद्धांत है, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत है, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्यों है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभ्यास का सिद्धांत जो है, अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रतिपादक जो है बीएफ स्किनर है। यह स्वयं अनुदेशन की ही वह तकनीकी है जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर अधिगमकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वह स्वतंत्र रूप से इस पर क्रिया अनुक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे पुनर्बलन मिलता है। इस प्रकार वह स्वयं अनुक्रिया करता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, इस सिद्धांत को पुनर्बलन, सक्रिय अनुक्रिया या छोटे छोटे पदों का सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, 4 नंबर क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण हैं। उतार चढ़ाव उदाहरण हैं। देखिएगा, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव जो है उदाहरण किसके हैं? देखिएगा, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। ठीक है, देखिएगा क्यों है। देखिए, शिक्षण के दौरान जब हम लोग शिक्षण करते हैं, पढ़ाते समय जो है आवाज़ में जो भी उतार चढ़ाव होता है वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें बालक शाब्दिक सहचर्या के माध्यम से सीखता है। ठीक है, इसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति बालक की निहित होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेक्षण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? माध्यम, पुनर्बलन, प्रतिपुष्टि, अंतःक्रिया। देखिएगा, यह इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें सामने आपको दिखाई दे रहा है। देखिएगा, संप्रेक्षण का तत्व नहीं है, यानी कौन कौन सा? देखिएगा, माध्यम क्या है? एक संप्रेक्षण क्या है? हम लोग आपस में अभी बातचीत कर रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप भी मेरे क्वेश्चन को स्क्रीन पर पढ़ रहे होंगे। ये क्या है? एक माध्यम है। संप्रेक्षण क्या है? एक माध्यम है। पुनर्बलन
नहीं है। ठीक है, प्रतिपुष्टि है, अंतःक्रिया है। ठीक है, तो यह जो है, इसलिए यह जो है पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, पुनर्बलन। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मंडित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। देखिएगा, व्यक्तिक अनुदेशन, उच्च स्तरीय पठचर्या, समवर्धन उपागम या त्वरण उपागम। तो देखिएगा, इसके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये होगा व्यक्तिक अनुदेशन। देखिएगा, मंडित मना बालकों की शिक्षा हेतु व्यक्तिक अनुदेशन एक महत्वपूर्ण उपागम है। व्यक्तिक अनुदेशन से मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा की सफलता का पता लगाकर शिक्षक को उसी अनुसार उसी क्रम में, ठीक है, बालकों के पिछड़ेपन को जो है, जो कारण है उसको पता करके और उसको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। किसके माध्यम से, व्यक्तिक अनुदेशन के माध्यम से। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन के तरफ हम लोग चलते हैं। देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह कह रहा है सत्य नहीं है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। सही बात है। कोई भी कार्य सीखते हैं तो क्या है, अपने व्यवहार में भी पढ़ रहे हैं, अभी क्या है, इसमें कुछ ना कुछ जानकारी होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारा कुछ ना कुछ ये परिवर्तन है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये तो है। देखिएगा, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। देखिएगा, विकास केवल मात्रात्मक नहीं होता है, गुणात्मक भी होता है, परिणात्मक भी होता है, परिणाम में भी होता है, गुण में भी होता है और मात्रा में भी होता है। ठीक है, और वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। ये तो जैविक प्रक्रिया है ही, लेकिन यह हमारा नहीं पूछा है, तो हमारा नहीं क्या होगा, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं होगा, बल्कि यह जो है गुणात्मक भी होता है। देखिएगा, विकास जो होता है, ये विकास एक बड़ा भाग है। विकास क्या है, इस एक ठो बड़ा भाग है। इस विकास में ही गुणात्मक, गुण, मात्रा, परिणाम, ये सब क्या है, ये विकास का ही एक हिस्सा है। इसलिए विकास केवल मात्रात्मक नहीं हो सकता है, कहीं न कहीं गुणात्मक भी हो सकता है, परिणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए यह मात्रात्मक केवल दिया है, इसलिए हमारा यह बेस्ट ऑप्शन होगा। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, जो कि यह गलत है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन के तरफ हम लोग चलते हैं। देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल्य, रुचि, अभिरुचि, अभिक्षमता। देखिएगा, अभिक्षमता होगा, इसका क्या होगा, अभिक्षमता होगा। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता अभिक्षमता कहलाता है। यानी कोई भी कार्य अगर बालक करता है, ऐसा नहीं है कि 5 क्लास के बच्चे को हम जो है 8 क्लास का जो है सिलेबस पढ़ाना चालू कर देंगे, क्या उसको उसके लायक है बालक को। ठीक है, तो इसलिए वो अभी 8 क्लास का सिलेबस पढ़ने लायक, वो 5 क्लास का बालक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा, 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो ये पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। पुनर्बलन की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था से मिलती जुलती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं, संवेगात्मक गामक अवस्था नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं। यह जो है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वह क्या है, यह जो है मिलती जुलती है। ठीक है, देखिएगा, ब्रूनर का जो है
प्रतिबिंबात्मक अवस्था के बारे में पूछा था कि पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्था से मिलता जुलता कौन सा है। तो देखिएगा, इनसे मिलता इस अवस्था में बालक अपना परिवर्तन जो है परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगते हैं। ठीक है, विभेदीकरण आ जाता है बच्चे में। ठीक है, भाषा का विकास इस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है भाषा के विकास जो है इस अवस्था में महत्वपूर्ण विशेषता है। साथ ही उसमें वस्तु स्थायित्व के गुण भी विकसित होने लगते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व के गुण भी विकसित होने लगते हैं, इसलिए हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखिएगा यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, नहीं टाइपिंग में छूट गया है तो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा देखिएगा यहाँ पर जो है हमारा बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह सिगमंड फ्राइड जो है व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यानी फ्राइड का पूरा नाम क्या हुआ, सिगमंड फ्राइड। ठीक है, जो कि व्यक्तित्व के गुण से संबंधित नहीं है। व्यक्तित्व की विशेषता को ही व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत कहा जाता है। व्यक्तित्व के विशेषता ही व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत कहा जाता है। इससे संबंधित मनोवैज्ञानिक गार्डनर, आल्पोर्ट, ठीक है, रेमंड कैटल और आइसेक हैं। ठीक है, चलिएगा आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आयोजन, उद्भावन, प्रबोधन, अनुवादन। देखिएगा इसका जो है 11 नंबर का हमारा बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह जो है 11 नंबर का हमारा बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा, यह देखिएगा सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उद्भवन कहलाती है। ठीक है, जो असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे उद्भवन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अर्थ विज्ञान है, वाक्य विन्यास है, ध्वनिग्राम है या रूपग्राम है। देखिएगा इसका हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। देखिएगा बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है हमारा क्या है, सी है, ध्वनिग्राम। ठीक है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनिग्राम है। बालक जन्म से रोने लगता है। देखिएगा बालक का जो है जब जन्म होता है तो देखते हैं कि बालक का जब जन्म होता है तो जन्म होते ही बालक क्या करता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो रोने से ही रोने लगता है जिससे वह ध्वनि या आवाज़ें निकालने लगता है। यह ध्वनियाँ पूर्णतः जो है स्वाभाविक, स्वचालित
स्वचालित होती है तथा इन्हें सीखा नहीं जाता है। देखिए कोई भी भाषा जो है सीखा नहीं जाता। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया गया है? अनुमानित किया गया है, इसे कौन बता सकता है? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? सही उत्तर बताइए। देखिएगा इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, फटाफट बताइएगा। इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह जो है, इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? बी है। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? बी है। इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? यानी आप कोई भी काम कर रहे हो, एक मैथ का बच्चा सवाल सॉल्व कर रहा है, उस बच्चे को दिया गया, अगर उससे पूछा जा रहा है कि हाँ बच्चा से पूछा जा रहा है, हाँ बाबू इस सवाल को जो है आप कौन कितने मेथड से कितने तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है, तो वह जो भी सॉल्व करने वाली जो प्रक्रिया होगी, अलग अलग ढंग से जो सॉल्व करने का जो प्रक्रिया है वो क्या है? सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित करने वाला करता है। ठीक है, इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, देखिएगा हम लोग बीएड बीटीसी वगैरह जो भी किए हैं, डीएलएड, उसमें भी सूक्ष्म शिक्षण हम लोग पढ़े हैं। यह सूक्ष्म शिक्षण का जो क्वेश्चन जो है, कहीं पर भी किसी भी टीचिंग एग्जाम में चले जाएं, वह पीछा नहीं छोड़ने वाला है। चलिए इसको देखिएगा इसका ऑप्शन क्या है? मूल्यांकन शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण, अवसीयन शिक्षण या वास्तविक शिक्षण। देखिएगा इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह प्रभावशाली शिक्षण है। देखिएगा सूक्ष्म शिक्षण एक प्रभावशाली पद्धति है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है 1963 में किया गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रिया में कक्षा का आकार, समय, कार्य और सामग्री को इष्टतम प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए छोटा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, यह सुमेलित करने यानी इसको मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, सूची 1 में कह रहा है हल, मैकडूगल, फ्रायड, मैस्लो। सूची 2 में कह रहा है आवश्यक सिद्धांत, मूल्य प्रवृत्ति सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, प्रणोद अवलोकन सिद्धांत। देखिएगा नीचे यह कूट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा? देखिएगा इसका जो है बेस्ट ऑप्शन जो होगा हमारा, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? हमारा डी होगा। बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? बेस्ट ऑप्शन हमारा डी होगा। देखिएगा यहाँ पर मिलान हम लोग करते हैं डी के अनुसार। ठीक है, हल क्या होगा? हल का जो है प्रणोद अवलोकन सिद्धांत। हल किसको कौन सा थ्योरी दिया है? प्रणोद अवलोकन सिद्धांत। मैकडूगल का कौन सा सिद्धांत है? मैकडूगल का जो है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है। मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है। फ्रायड का अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं। फ्रायड का जो है विश्लेषण सिद्धांत है। देखिएगा विश्लेषण का जो है थोड़ा, विश्लेषण का थोड़ा देखिएगा यहाँ पर जो है ये सर आना चाहिए, लेकिन इसमें जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। चलिए इसके लिए सॉरी।
आगे देखिएगा मैस्लो का सिद्धांत, आवश्यक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जो कि अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग देखते हैं। देखिएगा तो यह कह रहा है थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इस आर थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार, उद्दीपक या अभिप्रेरक या अंतनोद? बताइए दोस्तों, यह नहीं पूछा है, तो यहाँ पर जो है हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? क्रिया प्रसूत व्यवहार, यह नहीं है। ठीक है, थॉर्नडाइक के एसआर थ्योरी में उद्दीपक है, अभिप्रेरक है, अंतनोद है। ठीक है दोस्तों, अंतनोद है, लेकिन यह नहीं है क्रिया प्रसूत व्यवहार। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।